की क्लास में हम लोग जानेंगे प्रक्रिया अवधारणाएं एवं प्रक्रिया शेड्यूलिंग के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस की अवधारणा। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह सिस्टम के विभिन्न कार्य को प्रतिबंधित करने में मदद करता है। प्रोसेस की परिभाषा। प्रोसेस निष्पादन में एक प्रोग्राम है, अर्थात जब कोई प्रोग्राम अपने रनिंग स्टेट में होता है, जब कोई प्रोग्राम अपने आप को एग्जीक्यूट करता है तो हम उसको प्रोसेस बोलते हैं। उदाहरण के लिए जब हम C या C++ ऐसी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब किसी प्रोग्राम को लिखते हैं या उसे संकलित करते हैं तो कंपाइलर उसका एक बाइनरी कोड बनाता है। मूल कोड और बाइनरी कोड दोनों ही एक तरीके के प्रोग्राम हैं, परंतु हम ये प्रोग्राम को जब चलाते हैं तो वह एक प्रक्रिया या प्रोसेस बन जाती है। जब तक ये प्रोग्राम आपके हार्ड डिस्क में, जब तक आपके कंप्यूटर में यह प्रोग्राम स्थित रहता है तब तक ये प्रोग्राम के स्थिति में रहता है, और जैसे ही हम लोग उसको चला देते हैं यह एक प्रोसेस बन जाता है। प्रोसेस और प्रोग्राम की तुलना। प्रोसेस एक सक्रिय प्रक्रिया है जबकि प्रोग्राम निष्क्रिय है। प्रोसेस और प्रोग्राम में अंतर समझने से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। एक सक्रिय प्रोग्राम जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाया जाता है उसे हम प्रोसेस कह सकते हैं। प्रोसेस वह है जो ऑपरेटिंग सिस्टम पर सक्रिय रूप से चलता रहता है, जबकि प्रोग्राम निष्क्रिय होता है जो कंप्यूटर में किसी हार्ड डिस्क में कहीं पर सेव रहता है। एक प्रक्रिया एक प्रोग्राम के बजाय एक सक्रिय इकाई होती है, मतलब प्रोसेस को हम लोग एक सक्रिय इकाई मान सकते हैं। प्रोग्राम कई बार चलने पर कई सारी प्रक्रियाएं बना सकता है। उदाहरण के लिए जब हम एक .exe फाइल या बाइनरी फाइल को कई बार खोलते हैं तो उदाहरण शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब जब हम किसी exe फाइल या बाइनरी फाइल को रन करते हैं या उस पर हम लोग उसको चलाते हैं तो यह कई तरीके की प्रक्रियाएं बनाते जाता है। CPU बाउंड और IO बाउंड प्रक्रियाएं। प्रोसेस को हम लोग दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। एक ऐसी प्रोसेस जिसको हम लोग CPU बाउंड प्रोसेस बोलते हैं और दूसरी हम लोग जिसे IO बाउंड प्रोसेस कह सकते हैं। CPU बाउंड प्रक्रिया या प्रोसेस अधिकतम समय CPU को यूज़ करती है या अधिकतम उनको CPU की आवश्यकता होती है, या चालू स्थिति में अधिक समय यह CPU में ही व्यतीत करती है। इसका मतलब यह है कि निष्पादन के दौरान कंप्यूटर सिस्टम में अन्य घटकों का उपयोग बहुत कम किया जाता है, बल्कि इस टाइप की जो प्रोसेस या इस टाइप की जो प्रक्रिया होती है उनकी ज़्यादातर निर्भरता CPU पर ही होती है। परिणाम स्वरूप यदि हम चाहते हैं कि कोई प्रोग्राम तेज़ी से चले तो उस स्थिति में हमें CPU की गति बढ़ानी होगी। ऐसी प्रक्रियाओं को, ऐसी प्रणाली को गति और दक्षता के कारण हमें कंप्यूटर की अरबों गणनाएं करने में सक्षम होते हैं, लेकिन केवल प्रसंस्करण इकाई का उपयोग से अन्य सिस्टम घटक निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे संसाधनों का बर्बादी होता है। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई प्रोसेस सिर्फ CPU का इस्तेमाल करेगी तो निश्चित रूप से अदर बचे हुए जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, बचे हुए जो इनपुट आउटपुट कनेक्शंस हैं, उनका उपयोग नहीं हो पाएगा, तो जिससे हमारे संसाधनों की बर्बादी होती है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, CPU प्रोसेस जो होती है, जो CPU बाउंड प्रोसेस होती है, CPU बाउंड प्रक्रियाएं होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना CPU में व्यतीत करती है, जबकि इनपुट आउटपुट के लिए यह बहुत कम समय लेती हैं। जबकि हम जब इनपुट आउटपुट बाउंड प्रक्रियाओं की बात करते हैं तो ये अधिक से अधिक समय अपना इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने में करती है। इनको CPU की बहुत कम समय की आवश्यकता होती है। एक IO बाउंड प्रक्रिया प्रतीक्षा स्थिति में अधिक समय रहती है, क्योंकि हमें पता है कि CPU की गति बहुत ही तेज़ होती है और इनपुट आउटपुट की गति काफ़ी धीरे होती है। इसका मतलब इस टाइप की प्रक्रियाएं इनपुट आउटपुट के लिए वेट करती है और अधिक से अधिक समय प्रतीक्षा स्थिति में ही रहती है। कार्य या प्रोग्राम IO बाध्य यदि उसका निष्पादन इनपुट आउटपुट सिस्टम और उनके संसाधनों जैसे डिस्क ड्राइव और अन्य उपकरणों पर निर्भर है, तो इसका मतलब यह होगा कि इस टाइप की प्रक्रियाएं बहुत ही कम समय CPU पर रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा समय या डिस्क ड्राइव इनपुट या आउटपुट टाइप के ऑपरेशन के लिए खर्च करेगी। कोई भी एप्लीकेशन जिसमें इनपुट आउटपुट सिस्टम से डेटा पढ़ना लिखना हो, इस टाइप के लिए जानकारी की प्रतीक्षा करने में भी इनपुट आउटपुट को यूज़ किया जाता है।
जैसे कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम या वेब एप्लीकेशन सिस्टम या कोई फाइलिंग का सिस्टम होता है। ये सभी टाइप के जो सिस्टम होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट आउटपुट को परफॉर्म करते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इस तरह की सभी प्रोसेस, इस तरह की सभी प्रक्रियाएं बहुत ही कम समय में सीपीयू में रहती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय ये अपने या इनपुट आउटपुट परफॉर्म करने के लिए देती हैं। आइए अब देखते हैं प्रक्रिया प्रबंधन के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम एक आवश्यक विशेषता प्रक्रिया प्रबंधन है जो यह नियंत्रित करता है कि प्रक्रियाएं कैसे संचालित होंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रक्रियाओं की संचालन की शुरुआत, समाप्ति और शेड्यूलिंग और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। हमें सीपीयू समय और संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रक्रिया प्रबंधन की आवश्यकता होती है और इनपुट आउटपुट बाउंड और सीपीयू बाउंड प्रक्रियाओं के लिए सही मिश्रण की पहचान करने के लिए हमें शेड्यूलिंग की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम गतिरोध को रोकने, अंतर प्रक्रिया संचार को सुविधाजनक बनाने और प्रक्रियाओं के सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए कई तरीकों का उपयोग करता है। कुशल संसाधन आवंटन, निष्पादन और ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए हमें प्रक्रिया प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम का यह आवश्यक घटक एक साथ कई अनुप्रयोगों से निष्पादन को सक्षम बनाता है, जिससे सिस्टम का उपयोग और प्रक्रियाशीलता बढ़ती है। प्रक्रिया प्रबंधन संगठनों को उनकी परिचालन दक्षता में सुधार करने, लागत को कम करने, ग्राहक की संतुष्टि बढ़ाने और नियामक की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए मदद करता है। इसमें मौजूदा प्रक्रियाओं के प्रदर्शन का विश्लेषण करना, बाधाओं की पहचान करना और प्रक्रिया प्रवाह को अनुकूलित करने के लिए जो भी कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है वह सभी शामिल हैं। आइए अब देखते हैं पीसीबी के घटक। पहले देखते हैं पीसीबी क्या है। पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसे टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहा जाता है। पीसीबी एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जिससे प्रत्येक प्रोसेस या टास्क के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मेंटेन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जिसका प्रयोग प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं पीसीबी की भूमिका एवं महत्व। पीसीबी प्रोसेस को प्रतिबंधित या प्रबंधित करने के लिए मदद करता है। पीसीबी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीसीबी की पहचान एक इंटीजर प्रोसेस आईडी के द्वारा की जाती है जिससे हम प्रोसेस आईडी कहते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक वह है जो मल्टी प्रोग्रामिंग में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग में बहुत सारी प्रोसेस एक साथ एक समय पर रन करते रहती है, चलते रहती है, तो यह उन सभी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम या एक कंप्यूटर पे हम बहुत सारे कार्य करेंगे तो हमें हर कार्य के बारे में जानकारी कहीं ना कहीं रखनी होगी, तो यह जानकारी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में ही रखी जाती है। पीसीबी के घटक प्रोसेस के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं एवं प्रतिबंधित करते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि एक पीसीबी या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और कौन कौन सी चीज़ों को हम व्यवस्थित करके रखते हैं। सबसे पहले इस स्थान पर आप देख रहे हैं कि प्रोसेस आईडी है। प्रोसेस आईडी आपका किसी भी प्रक्रिया की पहचान के लिए उसे एक यूनिक आईडी दिया जाता है जिससे उसको हम पहचान सकते हैं। यह एक न्यूमेरिक नंबर हो सकता है, एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर हो सकता है। पीसीबी में सबसे पहले हमें प्रोसेस का नाम, प्रोसेस की स्टेट, उसकी वर्तमान स्थिति, जैसे कि यह प्रोसेस अभी या तो रन हो रही होगी, या तो चल रही होगी, या तो प्रतीक्षारत होगी, या फिर सीपीयू का इंतज़ार कर रही होगी। उसके अलावा हमें इसमें स्टोर करने की ज़रूरत है, इसमें रखने की ज़रूरत है कि प्रोसेस कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है। कोई भी प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होती है या कोई भी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में जब रन करती है तो वो बहुत सारे संसाधनों का इस्तेमाल करती है, जैसे कि सीपीयू का इस्तेमाल करती है, इनपुट आउटपुट का इस्तेमाल करती है, मॉनिटर का इस्तेमाल करती है या अन्य मेमोरी का इस्तेमाल करती है। तो यह
प्रोसेस कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है वह भी हमें पीसीबी में स्टोर करके रखना होता है। मेमोरी वह है जो हमें एक प्रोसेस को रन करने के लिए जो मेमोरी का इस्तेमाल करती है उसका भी हमें पीसीबी में स्टोर करके रखना पड़ता है। प्रोसेस के द्वारा प्रयोग की गई इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस की जानकारी भी हम पीसीबी में स्टोर करके रखते हैं। पीसीबी की भूमिका एवं महत्व। पीसीबी प्रोसेस को प्रबंधित करने में मदद करता है एवं ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस को प्रबंधित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी प्रोसेस की पहचान करने के लिए होती है। यह एक नंबर हो सकता है जिससे हम प्रोसेस को पहचानते हैं कि कौन सी प्रोसेस अभी सीपीयू पे चल रही है, कितनी सारी प्रोसेस चल रही है। प्रोसेस आईडी प्रोसेस की पहचान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही एक यूनिक पहचान संख्या होती है। कंप्यूटर सिस्टम में एक समय में बहुत सारी प्रोसेस एक साथ रन करती है, इसलिए हमें पहचानने के लिए प्रोसेस आईडी की ज़रूरत पड़ती है। प्रोसेस का स्टेट, नया, तैयार प्रोसेस, चल रही प्रोसेस, प्रतीक्षारत प्रोसेस या कोई प्रोसेस समाप्त हो गई है तो स्टेटस यह बताता है कि वह प्रोसेस कौन सी स्थिति में है। प्रत्येक प्रोसेस विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जैसे कि जब वो प्रोसेस तैयार होती है, नई प्रोसेस होती है, बाद में वो चलने के लिए तैयार होती है, फिर उसे जैसे ही सीपीयू मिलता है तो वह प्रोसेस चलने लग जाती है। चलते समय अगर उसे कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं तो वो प्रतीक्षारत हो जाती है और आखिरी में वह समाप्त हो जाती है। प्रोसेस स्टेट की विशेषताएं। नया प्रोसेस स्टेट वह है जब एक प्रोग्राम मेमोरी में लोड होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोसेस स्टेट। तैयार प्रोसेस वह होता है जब वह एक प्रोसेस सीपीयू में चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है परंतु अभी उसे सीपीयू नहीं मिला है, वह इंतज़ार कर रहा है, तो हम ऐसी प्रोसेस को तैयार या रेडी स्टेट बोलते हैं। चल रही प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिनको सीपीयू मिल चुका है, वह पहले तैयार थी, उन्होंने सीपीयू के लिए वेट किया और जैसे ही सीपीयू फ्री होता है, अगर उस प्रोसेस को वह सीपीयू मिल गया है तो वह रनिंग प्रोसेस या चल रही प्रोसेस कहलाती है। प्रतीक्षारत प्रोसेस वह प्रोसेस है का स्टेट है जिस समय प्रोसेस किसी संसाधन की प्रतीक्षा कर रहा हो। मान लीजिए कि कोई प्रोसेस सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रही है, सीपीयू में चल रही है, इसी बीच अगर उसे कुछ इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी या उस प्रोसेस को कहीं से कुछ इनपुट चाहिए या कुछ आउटपुट चाहिए तो उस समय वह प्रोसेस सीपीयू को छोड़ करके प्रतीक्षारत स्टेट में चले जाती है। समाप्त प्रोसेस वह है ऐसी प्रोसेस जिसने अपने इनपुट और आउटपुट सभी टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं और वह प्रोसेस पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो गई है, ऐसी प्रोसेस का स्टेट समाप्त हो जाता है। इन सभी में प्रोग्राम काउंटर का बहुत महत्व है क्योंकि यही प्रोग्राम काउंटर है जो इन सभी स्थितियों को संकलित करके रखता है। प्रोग्राम काउंटर में पीसीबी में एक सीपीयू रजिस्टर भी होता है। सीपीयू रजिस्टर प्रोसेस की जानकारी को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है एवं उसके संचालन को प्रबंधित भी करता है। सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग जानकारी प्रोसेस के निष्पादन को प्रबंधित करने में मदद करती है। मेमोरी मैनेजमेंट जानकारी प्रोसेस की मेमोरी को प्रबंधित करता है। इनपुट आउटपुट की जानकारी, इनपुट आउटपुट प्रोसेस जब रन हो रही है, जब एग्जीक्यूट हो रही है तो वो कौन कौन से इनपुट ऑपरेशन कर चुकी है, कौन कौन से आउटपुट ऑपरेशन कर चुकी है, यह सभी भी इनपुट आउटपुट संबंधी जानकारी में सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है। स्टैक, हीप, टेक्स्ट ऑन डेटा, यह सभी एक मेमोरी के टाइप हैं जिसमें प्रोसेस जब रन होती रहती है उस समय सभी टाइप के डेटा, सभी टाइप की मेमोरी जो वो यूज़ करते हैं वह इसमें संकलित होती है। इसमें स्टैक की भूमिका क्या होती है, तो स्टैक प्रोसेस के अस्थायी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि कोई फंक्शन अगर कभी कोई रन कर रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है तो कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो हमने उस फंक्शन को दिए हैं, वह जानकारी आपकी स्टैक में स्टोर होती है। इसके अलावा अगर किसी फंक्शन को रन करते समय हमने अगर कुछ लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, कुछ लोकल वेरिएबल यूज़ किए हैं जिसमें कुछ चीज़ों को हमने स्टोर करके रखा है, तो यह सारे लोकल वेरिएबल भी आपके स्टैक मेमोरी में जा कर के स्टोर हो जाते हैं। इसके अलावा हमें हीप की भी ज़रूरत पड़ती है प्रोसेस को रन करने के लिए। हीप हमारा एक मेमोरी स्ट्रक्चर है, एक तरीके का मेमोरी है जो कि डायनेमिकली अलोकेटेड वैल्यूज़ को स्टोर करता है। मान लीजिए हमने स्टैक में
कुछ लोकल वेरिएबल्स रखे हैं जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, जिनकी वैल्यू हमने पहले से पता है, तो हम उसको स्टैक में डाल सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम रन हो रहा है या अभी कोई प्रोग्राम चल रहा है, उस समय अगर हम यूज़र से कोई इनपुट लेते हैं, डायनेमिक कोई इनपुट लेते हैं, तो उस समय हम जो मेमोरी का यूज़ करते हैं वह हमारा हीप में जाकर के स्टोर हो जाता है। टेक्स्ट भी एक मेमोरी होता है जो टेक्स्ट प्रोसेस के कोड को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। इस तरह हमने देखा कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में कौन कौन सी चीज़ें मुख्यतः रूप से स्टोर होती है। अब हम देखेंगे प्रोसेस की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस की अवधारणा को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही प्रोसेस जो सिस्टम के संचालन का आधार होता है। जैसे कि हमने पहले देखा कि प्रोसेस विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती है, जिसमें कि नया प्रोसेस, तैयार प्रोसेस, चल रही प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जो प्रतीक्षा में है, या ऐसी प्रक्रियाएं जो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। तो यह विभिन्न अवस्थाएं होती है प्रोसेस की। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस जब तैयार होती है तो वो आकर के नया प्रोसेस या न्यू में आकर के स्टोर हो जाती है। यह प्रोसेस न्यू स्टेट में तब तक रहेगी या नई स्टेट में तब तक रहेगी जब तक कि उनको कहीं पे CPU अलोकेट नहीं होता है। जैसे वो रेडी न्यू स्टेट से जैसे ही हम लोग उसको रेडी स्टेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रेडी स्टेट में वो जा सकती है। यहाँ पे वह एक तरीके का रेडी क्यू बनाती है, जहाँ पे वो लोग रिसोर्सेज का वेट करते हैं। यहाँ पे ये प्रोसेस CPU का इंतज़ार करती है, और जैसे ही CPU फ्री होता है, जैसे ही CPU खाली होता है, यह प्रोसेस रेडी स्टेट से रनिंग में चले जाती है। रनिंग अवस्था में आने का मतलब यह होता है कि इन प्रोसेस को CPU मिल चुका है। अब यह प्रोसेस CPU का उपयोग कर सकती है अपनी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और जैसे ही यह प्रोसेस कोई इनपुट ऑपरेशन चाहती है या कोई आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती है, तो उस समय यह प्रोसेस रनिंग से निकल करके वेटिंग या प्रतीक्षारत स्टोरेज में आकर के अवस्था में आकर के रुक जाती है। जब तक के वेटिंग स्टेट में रहेगी तब तक के रेडी क्यू से कोई दूसरी प्रोसेस को हम लोग रनिंग में ले जा सकते हैं और CPU उस प्रोसेस को दे सकते हैं। जैसे ही यह प्रतीक्षारत प्रोसेस पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाती है, उनका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पूरी तरीके से परफॉर्म हो जाता है, तो फिर से वह प्रोसेस वहाँ से निकल करके रेडी क्यू में जा कर के आ जाती है। यहाँ पे फिर से उसे CPU के लिए इंतज़ार करना होगा। जैसे ही CPU अगली बार फ्री होगा, जैसे ही CPU अगली बार अवेलेबल होगा, वैसे ही इन प्रोसेस को फिर से CPU दे दिया जाएगा, और फिर यह बची हुई प्रक्रियाओं को दोहराते रहेगा। जब कोई प्रोसेस अपना पूरी तरीके से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर ले और पूरी तरीके से CPU को भी उपयोग कर ले, तब यह प्रोसेस समाप्ति की ओर चले जाती है, और इस स्थिति को हम लोग समाप्त बोलते हैं। इन अवस्थाओं को एक बार फिर से देखते हैं। नया स्टेट मतलब इस चरण में प्रोसेस की प्रक्रिया बनने वाली होती है। यह ऐसी प्रोसेस है जो अभी तक पूरी तरीके से बनी नहीं है, या एक प्रोग्राम है जो अभी सेकेंडरी मेमोरी में मौजूद होता है। अब अगर किसी प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा चुना जाता है उसे रन करने के लिए, तो वह नए स्टेट में आ जाता है। दूसरी अवस्था है तैयार अवस्था, ऐसी अवस्था जिसमें प्रोसेस चलने के लिए तैयार हो। प्रक्रिया के निर्माण के बाद प्रक्रिया तैयार अवस्था में प्रवेश कर जाती है, अर्थात प्रक्रिया मुख्य मेमोरी में लोड हो जाती है। पहले यह प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में लोड थी, जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसे चुना वो नई अवस्था में आ गई, और नई अवस्था से जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसे मेमोरी एलोकेट कर दी, वो तैयार अवस्था में आ जाती। यहाँ प्रक्रिया चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और अपने कार्य को संपूर्ण करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, परंतु अभी इस तरह के प्रोसेस को, इस तरह की प्रक्रियाओं को CPU नहीं मिला है। तो ये प्रोसेस अभी भी CPU के समय मिलने के लिए प्रतीक्षा करती रहती है। CPU द्वारा निष्पादन के लिए तैयार प्रक्रियाओं को एक तरह के कतार में जमाया जाता है, एक तरह के क्यू में जमाया जाता है, जिसे तैयार प्रक्रियाओं के लिए तैयार कतार कहा जाता है, जिसे हम लोग रेडी क्यू के नाम से जानते हैं। रन स्थिति या फिर चल रही स्थिति, जब प्रक्रियाओं को CPU मिल जाता है तो वह प्रक्रियाएं CPU में अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने लगती है, या अपने भीतर दिए गए निर्देशों का पालन करने लगती है और CPU का उपयोग करने लगती है। ऐसी स्थिति को हम लोग चालू स्थिति या रन स्थिति बोलते हैं। प्रतीक्षारत अवस्था वह अवस्था है जब कोई प्रोसेस रनिंग से
इनपुट आउटपुट तक पहुंचने के लिए अनुरोध करती है। यह प्रोसेस को जब भी इनपुट आउटपुट की आवश्यकता होती है तो वह किसी भी महत्वपूर्ण क्षेत्र से वहां तक लॉक हो जाती है। यह अवरुद्ध या प्रतीक्षारत अवस्था में प्रवेश करती है अपने आप को पूरी तरीके से लॉक करके, क्योंकि उसने आधे सीपीयू का ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है और बचा हुआ ऑपरेशन वह बाद में परफॉर्म करेगी। तो इस समय क्या होता है कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में इसकी सारी स्थिति, जैसे कि इसने कितनी मेमोरी यूज़ कर ली है, इस प्रोसेस ने कौन से वेरिएबल्स यूज़ कर लिए हैं, इसकी हीप की मेमोरी की स्थिति, सारी स्थितियों को यह पूरी तरीके से लॉक करके सेव करके या प्रतीक्षारत अवस्था में आ जाती है। जैसे ही यह अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर लेती है तो फिर से इस तरीके की प्रोसेस सीपीयू के लिए जा करके तैयार होकर के रेडी क्यू में लग जाती है। समाप्त या पूर्ण की स्थिति वह होती है जब प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। साथ ही इसके बाद अब हमें प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह प्रोसेस पूरी तरीके से परफॉर्म हो चुकी है। इसने अपने सारे सीपीयू के ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लिए हैं और सारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी इन्होंने पूरी तरीके से परफॉर्म कर लिए हैं। तो इसका अर्थ यह प्रोसेस पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो गई है। अब हमें सीपीयू की पीसीबी की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसी प्रोसेस के लिए पीसीबी को हटा दिया जाता है। आइए अब देखते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग प्रोसेस मैनेजर की एक तरीके की गतिविधि है जो सीपीयू से चल रही प्रक्रियाओं को हटाने की एक रणनीति बनाती है। हमें यह बताती है कि कौन सी प्रोसेस सीपीयू पे किस क्रम में जाएगी, इस तरीके का चयन को संभालती है। प्रोसेस शेड्यूलिंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अनिवार्य हिस्सा है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक प्रक्रियाओं को निष्पादन करने योग्य मेमोरी में लोड करने की अनुमति देता है। इस प्रक्रिया को हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। शेड्यूलिंग की दो तरीके की श्रेणियां होती हैं। पहली गैर निवारक श्रेणी। इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई प्रक्रिया चलने से पहले किसी प्रक्रिया का संसाधन नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई प्रक्रिया अगर कभी सीपीयू में जा चुकी है, अगर प्रक्रिया चल रही है या अपने रनिंग स्टेट में है, तो उस समय हम लोग इस प्रक्रिया को बाहर नहीं निकाल सकते। इसका अर्थ यह हुआ एक बार जो प्रक्रिया सीपीयू में गई वो पूरी तरीके से संपूर्ण होने के बाद ही बाहर निकल सकती है। दूसरा होता है प्रीएम्प्टिव या निवारक। इस मामले में ऑपरेटिंग सिस्टम एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिए एक प्रक्रिया को संसाधन आवंटित करता है। संसाधन आवंटन के दौरान प्रक्रिया चालू स्थिति से तैयार स्थिति या प्रतीक्षा स्थिति से तैयार स्थिति में बदल जाती है। यह स्विचिंग इसलिए होती है क्योंकि सीपीयू अन्य प्रक्रियाओं को भी प्राथमिकता दे सकता है और उच्च प्राथमिकता वाली प्रक्रियाओं को वर्तमान में सक्रिय प्रक्रियाओं को प्रतिस्थापित कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई प्रोसेस या कोई प्रक्रिया एक बार सीपीयू के अंदर जा चुकी है और अगर सीपीयू को यह लगता है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को यह लगता है कि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो सीपीयू का इंतजार कर रही है और वह प्रक्रियाओं की प्राथमिकता चलने वाली प्रक्रिया से ज़्यादा है, तो वह चलने वाली किसी भी प्रक्रियाओं को सीपीयू से बाहर निकाल करके उच्च प्राथमिकता वाली प्रक्रियाओं को सीपीयू दे सकता है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रीएम्प्टिव बोलते हैं। प्रसंग स्विचिंग एक प्रक्रिया के संदर्भ को सहेजने और दूसरी प्रक्रिया के संदर्भ को लोड करने की प्रक्रिया को संदर्भ स्विचिंग के रूप में जाना जाता है। सरल शब्द में यह प्रक्रिया को चालू अवस्था से तैयार अवस्था में लोड करना और वहां से अनलोड करने के जैसा ही है। संदर्भ स्विचिंग कब होती है? जब कोई उच्च प्राथमिकता वाली प्रक्रिया तैयार अवस्था में आ जाती है, अर्थात चल रही प्रक्रिया की तुलना में उच्च प्राथमिकता मिल जाती है, तब हमें संदर्भ स्विचिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई प्रक्रिया सीपीयू को रन कर रही है, सीपीयू को यूज़ कर रही है और उससे ज़्यादा प्राथमिकता वाली कोई प्रक्रिया अगर सीपीयू के पास पहुंच जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पहुंच जाती है, तब संदर्भ स्विचिंग किया जाता है और चल रही प्रक्रिया को बाहर निकाल करके उच्च प्राथमिकता वाली प्रक्रिया को सीपीयू दे दिया जाता है। दूसरा संदर्भ स्विचिंग कब हो सकती है? जब कोई व्यवधान उत्पन्न हो। सीपीयू चलते समय अगर अचानक से कोई व्यवधान आ गया तो भी चलती हुई प्रक्रिया को रोका जा सकता है और दूसरी किसी प्रक्रिया को दिया जा सकता है। प्रक्रियाओं के अनुसूची के प्रकार। प्रक्रिया के अनुसूचक तीन तरह के होते हैं। एक होता है दीर्घकालिक अनुसूचक, जिसे हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है मध्यम अवधि अनुसूचक। तीसरा होता है अल्पकालिक
या शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इसके अलावा एक डिस्पैचर होता है जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का ही एक भाग होता है। दीर्घकालिक अनुसूचक, यह नई प्रक्रिया को रेडी स्टेट में लाने का काम करता है। यह मल्टी प्रोग्राम की डिग्री को नियंत्रित करता है, अर्थात किसी भी समय तैयार अवस्था में मौजूद प्रक्रियाओं की संख्या। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि दीर्घकालिक अनुसूचक यह जाकर के डिसाइड करे कि इनपुट आउटपुट और सीपीयू बॉन्ड दोनों टाइप की प्रक्रियाएं रेडी क्यू में रहे। अगर हम सभी प्रक्रियाएं इनपुट आउटपुट बॉन्ड की ले लेते हैं तो उस समय सीपीयू का यूटिलाइजेशन बहुत कम हो जाएगा, सीपीयू का उपयोग बहुत कम हो जाएगा। और अगर यहाँ पे दीर्घकालिक अनुसूचक सभी टाइप की प्रक्रियाएं जो उसने सेलेक्ट करी है, जो उसने छांटी है, वो सीपीयू बॉन्ड हो जाएगी, तो उस केस में उस समय में सीपीयू पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा। तो दीर्घकालिक अनुसूचक का काम है एक परफेक्ट, एक बहुत अच्छा मिक्सचर तैयार करना, एक बहुत अच्छा मिश्रण तैयार करना, जिसमें इनपुट आउटपुट बॉन्ड की प्रोसेस प्रक्रियाएं और सीपीयू बॉन्ड की प्रक्रियाएं दोनों हों। इनपुट आउटपुट बॉन्ड वह प्रोसेस है जो बहुत ज़्यादा समय अपना इनपुट आउटपुट पर खर्च करती है, और जबकि उन्हें सीपीयू के लिए बहुत ही कम समय की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा अनुसूचक होता है मध्यम अवधि अनुसूचक। यह प्रक्रिया को निलंबित करने और फिर से शुरू करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसे हम मुख्य रूप से स्वैपिंग बोल सकते हैं, जो प्रक्रियाओं को मुख्य रूप से मेमोरी डिस्क पे ले जाना और मेमोरी डिस्क से वापस सीपीयू पे लाना, यह काम मध्यम अवधि अनुसूचक के द्वारा किया जाता है। अल्पकालिक या सीपीयू शेड्यूलर, जिसे हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बोलते हैं, इसका कार्य यह होता है कि यह चालू स्थिति में शेड्यूल करने के लिए तैयार स्थिति से प्रक्रिया का चयन करता है। वह प्रक्रियाएं जो रेडी क्यू में इंतजार कर रही है सीपीयू के लिए, उन्हें यह चुनकर सीपीयू को देता है। अल्पकालिक अनुसूचक केवल शेड्यूल के लिए प्रक्रियाओं का चयन करता है, यह चलने की प्रक्रिया को लोड नहीं करता है। यह तब होता है जब सभी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है, जैसे कि बहुत सारी प्रक्रियाएं अगर रेडी क्यू में सीपीयू के लिए इंतजार कर रही है, तो हमें यह देखना होगा कि कौन सी प्रक्रिया को मुझे पहले सीपीयू में भेजना है। तरह की शेड्यूलिंग यह भी हो सकती है कि जिस प्रक्रिया को चलने के लिए बहुत ही कम समय का ज़रूरत है, बहुत ही कम समय उसे सीपीयू चाहिए, ऐसी प्रक्रिया को हम लोग पहले सीपीयू पे भेजें। जिन प्रक्रियाओं को ज़्यादा समय की आवश्यकता है हमने वह ऐसी प्रक्रियाओं को हम बाद में सीपीयू पे भेजें। इन सभी टाइप के एल्गोरिदम को यूज़ करके, इसको उपयोग करके इस तरीके की शेड्यूलिंग की जाती है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यह तय करेगा कि आगे कौन सी प्रक्रिया सीपीयू पर जाने वाली है, और फिर यह प्रक्रिया डिस्पैचर को कॉल करेगा। एक बार यह एल्गोरिदम के माध्यम से यह डिसाइड कर ले कि कौन सी प्रक्रिया निष्पादित करने में किस क्रम में जाने वाली है, क्रम डिसाइड करने के बाद, क्रम का चयन होने के बाद, यह शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिस्पैचर की मदद लेता है। डिस्पैचर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो प्रक्रिया को तैयार करने से उसे रन में ले जाने का काम करता है, उसे सीपीयू देने का काम करता है। दूसरे शब्दों में यह एक तरह का संदर्भ स्विचिंग ही है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर अक्सर चलता रहता है और डिस्पैचर इसकी हेल्प करता है ताकि हम प्रक्रियाओं को एक क्रम में सीपीयू के पास भेज सकें। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम सीपीयू शेड्यूलर के नाम से भी जानते हैं। डिस्पैचर इसमें क्या काम करता है, तो डिस्पैचर हमारे प्रक्रियाओं को लोड और अनलोड करने का काम करता है। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जो प्रोसेस लॉन्ग टर्म शेड्यूलर द्वारा है, वह प्रोसेस जॉब पूल से लेकर के रेडी क्यू तक लाने का काम करता है। मतलब एक नई प्रोसेस अगर बनी हुई है तो उनमें से कौन कौन सी प्रोसेस रेडी क्यू में आएगी, वह डिसाइड करने का काम, वह चयन करने का काम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का होता है, जिसे हम दीर्घकालिक अनुसूचक बोलते हैं। उसके अलावा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम ऐसी प्रोसेस जो रेडी क्यू में है अभी, उनमें से कौन कौन सी प्रोसेस सीपीयू में जाएगी, किस क्रम में जाएगी, यह चयन करने का काम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का करता है। और यही शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिस्पैचर का उपयोग करता है इन प्रक्रियाओं को रेडी क्यू से सीपीयू तक भेजने के लिए। जबकि मध्यम क्रम अनुसूचक या मिड टर्म शेड्यूलर यह काम इनपुट आउटपुट क्यू से रेडी क्यू तक भेजने का करता है। प्रक्रिया के मिश्रण को बेहतर बनाने के लिए स्वैपिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेमोरी आवश्यकताओं में बदलाव के कारण हमें यह देखना होता है कि जो इनपुट आउटपुट और सीपीयू बॉन्ड प्रोसेस है उनके बीच सही संतुलन बनाए रखा जाए। आज के लेक्चर में हमने जाना प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया कैसे काम करती है, और क्या शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, कौन सी शेड्यूलिंग, किस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम अपना शेड्यूलिंग काम करता है।
अगली कक्षा में हम थ्रेड्स और थ्रेड्स के मुद्दों के बारे में सीखेंगे।